नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। दोस्तों, आज हमारी टारगेट सीरीज या रोटी सीरीज का लेक्चर नंबर 35 है। कभी आप सभी ने अभी तक 34 लेक्चर नहीं देखे हैं तो दोस्तों जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे YouTube चैनल PSC बाय डीसी सर पर। उस पर जाकर आप सर्च करेंगे तो आपको 34 लेक्चर की एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसे जाके आप रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपकी रिवीजन सीरीज़ है। और जैसा आप सभी को पता है, आपका ऑब्जेक्टिव फॉर्म में पेपर होता है, तो यहाँ पूरी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में PYQ सीरीज है, यानी जो MPPSC ने अभी तक पूछे हैं उन सभी का संकलन आपको इस सीरीज में मिलने वाला है। जैसा आप सभी को पता है, इसका हमने मोटो रखा है, इससे बाहर कुछ नहीं, तो भैया इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। और आप सभी को पता है 90 नंबर का आजकल MPPSC में MP का वेटेज है, यानी लगभग 45 से लेकर 50 प्रश्न किसके पूछे जाते हैं, MP के पूछे जाते हैं। उसको देखते हुए यह सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस सीरीज को फॉलो करना ना भूलें। जो लोग डेली डिसिप्लिन के साथ इसे देख रहे हैं वह देखते रहें, क्योंकि 16 फरवरी दूर नहीं है। 16 फरवरी की आप तैयारी करना चाहते हैं तो मैं यही बोलूँगा कि ओनली 30 मिनट का यह लेक्चर है। कभी मैं चाहूँ तो इसे 40 से 50 मिनट का भी खींच सकता हूँ, या इसे पैनल पे भी लेके आ सकता हूँ, परंतु मेरे को आपके लिए टाइम सेविंग मोड में इसे बनाना था, इसलिए मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ। नहीं तो पैनल पे लेके जाऊँगा तो आराम से यह 1.5 घंटे तक आराम से खींच जाएगी। परंतु मुझे आपका समय भी बचाना है और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज प्रदान कराना है, इसीलिए मैं इसे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के तौर पर आपके सामने लेके आता हूँ। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेक्चर नंबर 34 के क्वेश्चन ऑफ द डे की हम बात करते हैं। पहला था बरगी परियोजना किस नदी पर बनी हुई है, तो बरगी परियोजना नर्मदा नदी पर बनी हुई है। इसको रानी अवंतीबाई परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। यह जबलपुर जिले में स्थित है। दूसरा है मध्य प्रदेश के विधानसभा भवन का नाम क्या है, तो पहले क्या नाम था, मिंटो हॉल हुआ करता था, परंतु वर्तमान में जो हमारा विधानसभा भवन है उसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन उसका नाम है। ठीक है, तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं। आपके एग्ज़ाम में यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसा आप सभी को पता है, मिंटो हॉल का हाल ही में नाम बदलकर कुशाभाऊ ठाकरे भवन कर दिया गया था। अब देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, इंदिरा गांधी सागर बांध कौन सी नदी पर स्थित है। तो देखो भाई, कितनी बार बताया है इंदिरा गांधी सागर बांध। तो देखो, एक हमारी नर्मदा नदी है जो अमरकंटक से निकलती है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में बहते हुए यह नदी अरब सागर में गिर जाती है। इसमें एक स्थान पड़ता है खंडवा, और खंडवा में एक तहसील पड़ती है पुनासा। कौन सी तहसील पड़ती है, पुनासा तहसील। इस पुनासा तहसील पर एक डैम बनाया गया है, इंदिरा गांधी बांध। कौन सा, इंदिरा गांधी बांध बनाया गया था। ठीक है, इस बांध की आधारशिला 1984 में किसके द्वारा रखी गई थी, तो जब हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी द्वारा इसकी क्या रखी गई थी, आधारशिला रखी गई थी। इसका कंस्ट्रक्शन शुरू होती है। यहाँ जो बांध परियोजना थी, यह बहुउद्देशीय परियोजना थी, यानी यहाँ पर पानी भी हम सिंचाई के लिए उपयोग करते थे, पेयजल के लिए इस्तेमाल करते थे, साथ ही बिजली उत्पादन भी यहाँ पर किया जाता था। तो देखिए, यह परियोजना 2005 में कंप्लीट होती है। इस परियोजना के माध्यम से 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन किया जाता है। ठीक है, याद रखना, बिजली का उत्पादन कितना, 1000 मेगावाट। इस बांध की हम ऊंचाई की बात करते हैं तो इस बांध की ऊंचाई कितनी है, 92 मीटर इस बांध की ऊंचाई है। ऐसा कहा जाता है कि जब यह बांध बनाया जा रहा था तो यहाँ से लगभग 20 से 30 हज़ार लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया गया था। तो देखिए, पुनासा डैम जरूर याद रखना। अब देखिए, इसके रिजर्वायर के तौर पर आगे इसमें एक और बांध बनाया गया है, उसका नाम है ओमकारेश्वर डैम। ठीक है, जो कि इसके बैक वाटर के रूप में काम करता है। बैक वाटर तो नहीं बोलूँगा, जब यह डैम फुल हो जाता है तो इसके पानी को रोकने के लिए आगे एक स्टॉप डैम बनाया गया है जिसका नाम ओमकारेश्वर डैम है, जो कि कहाँ पर है, वह भी खंडवा के ओमकारेश्वर में स्थित है। तो देखिए, इंदिरा गांधी बांध के बारे में हमने कितनी सारी बात की। एक गांधी सागर बांध है जो कि कहाँ पर है, वह चंबल नदी के ऊपर है। तो यहाँ का राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, नर्मदा नदी हो जाएगा इंदिरा सागर बांध का। हम नर्मदा नदी पर बनी हुई और परियोजना की बात करते हैं तो जबलपुर में बरगी या रानी अवंतीबाई परियोजना आप सभी को पता है। फिर आप आओगे नरसिंहपुर में तो आपको चिंकी परियोजना देखने को मिलेगी। फिर इधर आओगे खरगोन में तो आपको क्या मिल जाएगी, महेश्वर परियोजना देखने को मिलेगी। फिर इधर सरदार सरोवर डैम आपको कहाँ पर, गुजरात में देखने को मिलने वाला है। ठीक है,
तो इन सभी को आपको याद रखना है। देखिए बार बार रिवीजन होता जा रहा है, यह क्या है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रिवीजन होना बहुत ज़रूरी है। आपको ऐसा लगता होगा अरे ये तो मेरे को याद है, तो आप क्या करते होगे, इस प्रश्न को स्किप कर देते होगे। पर मेरा यहाँ मानना है कि मात्र 30 से लेकर 35 मिनट की सीरीज को भी आप कभी स्किप करोगे तो आप यानी अपने आप को कितना बिजी बता रहे हैं और आप इस सीरीज का अच्छे से ज्ञान नहीं लेना चाहते हो। जब यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाएंगे ना, जैसे आजकल पूछा जा रहा है कि तहसील में स्थित है, अब जिले का काम खत्म हो गया, अब क्या पूछता है कि तहसील में स्थित है। कभी उसने पूछ लिया इंदिरा गांधी सागर बांध किस तहसील में स्थित है, तो आपके क्या हो जाएंगे भैया, आपके साथ नुकसान हो जाएगा आपका। तो मैं इसीलिए आपको एक एक बात बता रहा हूँ, तो इन सभी बातों को सुनते चलिए और नोट करते चलिए। फिर देखिए अगले प्रश्न पे हम पूछते हैं, मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन कब हुआ था, या मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा कब गठित हुई थी। अब जैसे आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश का गठन कब होता है, तो सर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन होता है। तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा का गठन भी कब होगा, तो सर 1956 में ही होगा। कब होगा, 1 नवंबर 1956 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, 1956। ठीक, अब देखो भैया पहली विधानसभा का जो कार्यकाल था वो कब तक चलता है, तो 1 नवंबर 1956 से लेके मार्च 1957 तक। कब, 5 मार्च 1957 तक पहली विधानसभा का कार्यकाल चलता है। और पहले जो विधानसभा अध्यक्ष बनते हैं उनका नाम क्या होता है, कुंजी लाल दुबे उनका नाम होता है, जिन्हें हमारे मध्य प्रदेश का विधि पुरुष भी कहा जाता है। और हमारे मुख्यमंत्री कौन बनते हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी हमारे मध्य प्रदेश के कौन बनते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं। तो ये तो रही कौन सी विधानसभा की बात। पहली विधानसभा में सदस्यों की संख्या की हम बात करते हैं तो 288 कुल सदस्य थे। यहाँ पर एसटी के हमें देखने को मिलते थे 47, एसटी के हमें देखने को मिलते थे 54 और एससी के मिलते थे 43। यानी ये आरक्षित सीटों की बात हो गई। यह याद रखना कि पहली विधानसभा में कुल कितनी सीटें थी, 288 सीटें थी। अब हम वर्तमान में बात करते तो वर्तमान में मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा है, जिसके चुनाव नवंबर 2023 में हुए थे और रिजल्ट दिसंबर 2023 में आया था। यह किसकी, मोहन यादव इसके मुख्यमंत्री हैं, आप सभी को पता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है, तो सर नरेंद्र सिंह जी तोमर क्या हैं, हमारे यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष हैं। कुल सीटें कितनी है, तो सर 230 हैं, जिसमें से 47 एसटी की है और 35 सीटें किसकी है, एससी के लिए आरक्षित हैं। ये सभी बातें आपको याद रखना है। एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि 1956 से पूर्व की क्या स्थिति थी। तो 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश में 4 विधानसभाएं हुआ करती थी। एक होती थी रीवा में, दूसरी होती थी ग्वालियर में, और तीसरी होती थी भोपाल में, और चौथी जो विधानसभा थी वह थी नागपुर में। ठीक है, 1956 से पूर्व मध्य प्रदेश को आप सभी को पता है 3 भागों में बांटा गया था, परंतु 4 स्थानों पर हमारे यहाँ विधानसभा थी, रीवा, ग्वालियर, भोपाल, नागपुर। तो इन सभी को याद रखना। विधानसभा की बात आई है तो विधानसभा के पहले विधानसभा भवन का नाम क्या था, पुराने का मिंटो हॉल, जिसे सुल्ताना जहां बेगम द्वारा बनवाया गया था 1909 के समथिंग। ठीक है, फिर देखिए 1981 में हमारे यहाँ नई विधानसभा की आधारशिला रखी गई थी, उसका नाम था इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। क्या था, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, जो कि अभी हमारा वर्तमान विधानसभा भवन है उसका नाम है। इसका उद्घाटन 1996 में किसके द्वारा किया जाता है, तो शंकर दयाल शर्मा उस टाइम के भारत के राष्ट्रपति थे, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थे, उनके द्वारा हमारे विधानसभा भवन का उद्घाटन किया जाता है, जो नवीन विधानसभा भवन है। दोनों कहाँ पर स्थित है, तो दोनों भोपाल में स्थित है। अब देखिए विधानसभा लगभग आपको रिवाइज हो गई होगी कि सर आपने करंट भी बता दिया, पहले ही बता दिया, आरक्षण भी बता दिया, तो यह सीरीज आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है आप इसी बात से समझ सकते हो। कभी यहाँ पर कोई समझदार बच्चा होगा ना, उसे इतनी आसानी, इतने मतलब सरल तरीके से देखता होगा, ना तो स्पीड बढ़ाता होगा, ना कुछ वहाँ गौर से सुनता रहता होगा। तो मैं तो यह मानूंगा जब सोते हो, रजाई में घुसते हो, तो उस टाइम भी इसको क्या है, अपने रजाई में चालू कर लो। और 30 मिनट की यह क्लास है, इसे रेगुलर देखना बहुत ज़रूरी है सिलेक्शन के लिए। मैं तो आज भी बोलूँगा इसे फॉलो करना ना भूलें। आप कहीं से पढ़ें, मुझे कोई मतलब नहीं है, पर इस सीरीज को ज़रूर फॉलो कीजिए। यह सिलेक्शन सीरीज है भैया। अभी मैं आपके लिए यूनिट 9, यूनिट 7, यूनिट 8 इनके भी MCQ लेके आऊँगा, तो आपको उनको भी सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो इसे बिल्कुल ध्यान से देखते रहो। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश वित्तीय निगम का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है।
अब भाई कितनी बार आ गया है, मैंने बोला ना वित्त निगम एमपीपीएससी का सबसे फेवरेट निगम है और ये हर दूसरे साल इसको रिपीट मोड पे लाता है। तो मध्य प्रदेश में वित्त निगम कहाँ पर है, तो सर इंदौर में स्थित है। कितनी बार बताया। इसकी स्थापना कब होती है, 1955 में की जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इंदौर। अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ। तो भैया मात्र 99 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, जिसमें आपको कुल कितनी 20 FLT और 15 टॉपिक वाइज टेस्ट मिलेंगे। मात्र 99 रुपये में भैया इन्वेस्टमेंट करो। मेरा तो अभी भी बोलना है आपसे, इन्वेस्टमेंट कर दो। 99% आपको प्रॉफिट होगा, नहीं होगा ना तो मैं आपके पैसे वापस कराऊंगा। तो मैं यही बोलूँगा आपसे कि इन्वेस्टमेंट करो इसमें और 99% आपको लाभ होगा, क्योंकि इसे बहुत एनालिसिस के आधार पर बनाया जा रहा है। और यहाँ जो देखो मैं ऑब्जेक्टिव आपके लिए डेली करा रहा हूँ, मुझे पता है कैसे ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, साथ ही पूछे जा सकते हैं। तो मैं उसी आधार पे आपके लिए टेस्ट सीरीज का फॉर्मेशन करता हूँ और सर उसको लास्ट में चेक करते हैं, क्योंकि सर सिलेक्टेड है, सर को ही पता है कैसे प्रश्न आते हैं। तो सर से मैं लास्ट में चेक कराता हूँ और उसके बाद हम आपके सामने टेस्ट सीरीज को परोसते हैं। तो भैया बहुत एनालिसिस के बेसिस पर इसे हम बना रहे हैं। तो मैं आपसे यकीन दिलाना चाहूँगा कि यहाँ से आपके पेपर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से प्रश्न पूछे जाएंगे। अभी मैं एक पेपर को एनालिसिस भी कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ सर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे और हमें कैसे सॉल्व करके इन्हें रखना है। तो उन सभी को मैं आपको बताऊंगा। इसमें हम आपको PDF भी दे रहे हैं कि आप ऑफलाइन मोड पे भी निकाल के इसको रिवीजन कर सको बार बार, इसलिए आपके लिए PDF भी प्रोवाइड की जा रही है। तो PDF में भैया ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, PDF निकलाने में शर्माना मत बिल्कुल भी। जाना ऑनलाइन की दुकान पे भबर को पे आपको बहुत सस्ते में निकाल देगा। तो ज़रूर इन PDF को निकला के बार बार रिवीजन आपको करना है। क्या करना है, PSCY DC सर की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और इस टेस्ट सीरीज को ज़रूर ज्वाइन कर लो। ये रहा इसका शेड्यूल। देखिए आपका टेस्ट नंबर कौन सा है, अब 11वां है। मध्य प्रदेश का भूगोल कब 28 तारीख के दिन होगा। तो इसके लिए भैया गांठ बांध लो, जिन लोगों ने अभी कहाँ कहाँ से कोर्स खरीद लिया होगा उनके यहाँ ज़रूर मध्य प्रदेश का भूगोल कंप्लीट हो चुका होगा। हमारे यहाँ जो कोर्स चल रहा है उसमें मैंने पहले ही कंप्लीट करा दिया है। कभी आपको परचेज़ करना हो तो कर लो, बहुत आसानी से पढ़ाया गया है, पूरा समझा के पढ़ाया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया गया है। मध्य प्रदेश के भूगोल में कॉन्सेप्ट से हमने इसे कंप्लीट किया है। तो कोर्स भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये 499 का प्राइस घटा के हमने 299 कर दिया है, तो आप इसे ज्वाइन करना ना भूलें। ठीक है भैया, तो याद रखना 28 तारीख के दिन मध्य प्रदेश के भूगोल का टेस्ट है। रिवीजन स्टार्ट कर दो, क्योंकि यहाँ से आपको 100% नंबर लेके आने। अब अगले प्रश्न पे जाओ। फर्टिलाइज़र कारखाना विजयपुर जिला गुना किन दो देशों के सहयोग से स्थापित किया गया है। कितनी बार मैंने पढ़ाया और चिल्ला चिल्ला के बोला था कि भैया इनको याद रखना है, ऐसे आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए पहले तो मैं बता देता हूँ कि गुना का जो विजयपुर है वहाँ पर कौन सा औद्योगिक केंद्र है, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड NFL वहाँ पर क्या है, एक फर्टिलाइज़र का कारखाना है, जो कि 1982 के समथिंग किस देश की सहायता से बनाया गया था, अमेरिका और इटली की देश की सहायता से बनाया गया था। अब फर्टिलाइजर्स उद्योग में हमें कौन सा रॉ मटेरियल लगता है या कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप सभी को पता है रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल किया जाता है। किसका, रॉक फॉस्फेट का। और ये रॉक फॉस्फेट हमें कहाँ मिलता है सर, तो रॉक फॉस्फेट हमें मेनली झाबुआ ज़िले में मिलता है। ठीक है, झाबुआ से जो रॉक फॉस्फेट मिलता है वह NFL प्लांट में पहुंचाया जाता है और वहां पर फर्टिलाइज़र बनता है। अब देखो NFL के बारे में एक और बात याद रखना कि अप्रैल 2024 में NFL को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। किसका, नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ी बात है। अप्रैल 2024 की एक करंट अफेयर है और हमारे मध्य प्रदेश में स्थित है। तो पूछ लेगा कि विजयपुर में स्थित नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड किस प्रकार का खाना है, तो किस प्रकार का कारखाना है, तो नवरत्न प्रकार का कारखाना है। फिर वह पूछ लेगा किसके सहयोग से बना है या कब इसे नवरत्न का दर्जा दिया, तो आपको सभी बातें याद रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और इटली की सहायता से इस फर्टिलाइजर कारखाने को बनाया गया था। अब देखो हमारे नवरत्न, मिनीरत्न और महारत्न ये क्या होते हैं, सार्वजनिक प्रकार के उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग क्या होते हैं सर, जिसमें गवर्नमेंट की साझेदारी 51% होती है। अब मध्य प्रदेश में एक महारत्न कंपनी है और उस महारत्न कंपनी का नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यहाँ कहाँ पर है, तो भोपाल में स्थित है। इसको आपको याद रखना है। 2013 में इसे किसका, महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया था। ठीक है,
1960 में इसकी आधारशिला रखी जाती है और यह ब्रिटेन देश के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू आते हैं, दूसरी पंचवर्षीय योजना के टाइम इसकी आधारशिला रखते हैं। तो आप सभी को इन बातों को याद रखना है कि मध्य प्रदेश में एक महारत्न कंपनी और एक नवरत्न कंपनी है। ठीक है, उसके नीचे आती है मिनी रत्न कंपनी। वर्तमान में भारत में 14 महारत्न कंपनी है और 14वीं महारत्न कंपनी का नाम था हॉल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे सितंबर अक्टूबर के समथिंग महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। कितने सारे पॉइंट हमने रिवीजन करें। अब अगले प्रश्न पे जाओ। मध्य प्रदेश को कितने औद्योगिक केंद्र विकास निगम में बांटा गया है? कितनी बार आ गया? अपन ने 8-10 दिन पहले भी इसको पढ़ा था जिसमें मैंने आपको सब कहानी बताई थी। तो पहले तो सुन लो। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम, इसका कार्य क्या होगा? तो सर मध्य प्रदेश में उद्योग के विकास को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना होती है 1965 में और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में। अब इस निगम के क्या बनाए गए हैं? बहुत सारे केंद्र बनाए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने बोला कि भैया हमें पूरे चारों ओर मध्य प्रदेश में क्या करना है? विकास करना है। किसका? उद्योग का। तो उन्होंने औद्योगिक विकास निगम के 7 केंद्र बना दिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? 7। अब 7 केंद्र कहाँ पर है उन सभी को मैं आज डायग्राम से आपको रटा देता हूँ, क्योंकि आप नाम पढ़ के तो भैया आपसे याद नहीं होता, ये तो मैं समझ गया। आपका दिमाग ही नहीं चलता बिल्कुल भी। तो देख लो, आ जाओ मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इधर आओगे तो यहाँ पर आपको रीवा दिखेगा, फिर यहाँ आओगे तो यहाँ पर आपको सागर दिखेगा। ठीक है, फिर यहाँ पर जाओगे तो आपको क्या दिखेगा? ग्वालियर। फिर यहाँ पर आना तो यहाँ पर आपको क्या दिख जाएगा? थोड़े नीचे आ जाना तो यहाँ पर मिलेगा इंदौर। ठीक, फिर यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? तो सर भोपाल मेरे को मिल जाएगा। यहाँ आओगे तो यहाँ क्या मिलेगा? सर जबलपुर मुझे दिख जाएगा। दिखाएगा नहीं दिखेगा? ये बता दो कि हाँ सर मुझे दिख जाएंगे ये सभी। फिर एक और कौन सा स्थान है? यहाँ पर आओगे तो यहाँ पर आपको एक और स्थान मिलेगा, उज्जैन। तो ये 7 क्या हैं? औद्योगिक विकास निगम के केंद्र हैं। इन सभी का क्यों बनाए गए हैं? क्योंकि हमें उद्योग का विकास करना है। तो इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, सागर, रीवा, जबलपुर, भोपाल। अब आपको देखो 6 महानगर तो वैसे ही याद रहते हैं, आप इसमें रीवा को याद रख लेना। ठीक है, और एक उज्जैन को याद रख लेना। 5 तो आपको वैसे ही पता है कि यहाँ तो होंगे ही, तो रीवा और उज्जैन को जरूर याद रखना। अब देखो, मध्य प्रदेश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम बनाया गया था। उसकी स्थापना कब होती है? तो सर उसकी स्थापना 1961 में की जाती है। तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है, बार बार रिवीजन करते रहना है। अगले प्रश्न पे आते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों से बचाने हेतु उसकी वेशभूषा धारण करने वाली वीरांगना का नाम क्या था? तो देखो, मैंने तो एक ट्रिक बना रखी थी, रानी की झलक सबसे अलग। क्या? रानी की झलक सबसे अलग। अब रानी क्या कौन सी हो गई? तो रानी हो गई लक्ष्मीबाई और झलक हो गई कौन सी? झलकारी बाई। तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका कौन? तो रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका का नाम था झलकारी बाई। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति में क्या किया था? योगदान दिया था भारत में। रानी लक्ष्मीबाई मेनली ग्वालियर वाले क्षेत्र से 1857 की क्रांति में लड़ी थी, ये सभी आपको पता होगा। ठीक है, फिर हमने एक बाई का नाम सुना है, अवंती बाई। तो अवंती बाई की जो सहायिका का नाम था, उनका नाम था गिरधारी बाई। ठीक है, अब यहाँ से गिरधारी बाई और झलकारी बाई में जब आपको कन्फ्यूज़न होता था, वो आपको ख़त्म हो गया होगा कि रानी की झलक सबसे अलग, यानी रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका तो झलकारी बाई उनकी सहायिका थी। अवंती बाई की सहायिका कौन थी? तो गिरधारी बाई उनकी सहायिका थी। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में कहाँ के किले में आहू खाना या मृगवन स्थित है? अब देखिए, आहू खाना और मृगवन, आपको इन दोनों के नाम से समझ में आ रहा होगा सर, खाने खाना, ऐसा कुछ नाम आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो आप जाओगे कहाँ पर कि सर मैं जाना चाहूँगा बुरहानपुर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुरहानपुर। अब देखो, यहाँ जो फारूकी वंश ने हमारे यहाँ जो शासन किया वह कहाँ पर किया था? बुरहानपुर वाले क्षेत्र में किया था, बुरहानपुर के असीरगढ़ में। और यहीं पे बुरहानपुर में फारूकी वंश के राजा द्वारा आहू खाना व मृगवन का निर्माण किया था। अब मृगवन क्या है? तो यहाँ पर क्या, हिरणों के विचरण के लिए उन्होंने मृगवन बनवाया था। मृग यानी क्या होता है? हिरण। और आहू खाना क्या था? आहू खाना एक प्रकार का, ये समझ लो, रहने का स्थान था। यहाँ पर मुमताज़ की कब्र बनाई गई थी। मुमताज़ की आप सभी को पता है पहली कब्र कहाँ थी? तो पहली कब्र बुरहानपुर में ही थी, आहू खाना में। दूसरी कहाँ पर है? दूसरी उसकी आगरा के ताजमहल में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर असीरगढ़ में कुछ और स्थान जैसे खूनी भंडारा, जो कि यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल है, असीरगढ़ का किला,
यहाँ भी स्थित है, आप सभी को पता है। ताप्ती नदी के किनारे स्थित है बुरहानपुर, ये भी बात मैंने बहुत बार बताई है। फिर यहाँ पर एक जामी मस्जिद है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। एक जामी मस्जिद है और उस जामी मस्जिद के गेट पर संस्कृत से लेख लिखे हैं। किससे लिखे हैं? संस्कृत भाषा में लेख लिखे हुए हैं जामी मस्जिद पर, जो कि कहाँ पर है? बुरहानपुर में स्थित है। जामी मस्जिद बहुत जगह है, भोपाल में है, फिर अपने मांडू में है, परंतु जो जामी मस्जिद बुरहानपुर की, वहाँ एक अलग मस्जिद है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो उसका गेट है उस पर संस्कृत के कुछ लेख लिखे हुए हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि आहू खाना और मृगवन कहाँ पर है? बुरहानपुर में। धार में आप सभी को पता है मांडू पड़ता है। नरवर क्या है? तो नरवर सर हमें पता है अशोकनगर में पड़ता है। ठीक है, मध्यकालीन शहर रहा है नरवर भी, इसी के पास हमें चंदेरी देखने को मिलती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। भगोरिया पर्व किस त्यौहार से संबंधित है? कितनी बार बता दिया। सबसे पहले तो याद रख लो, भगोरिया किसका? भील जनजाति का है। सर कब मनाया जाता है? बताया था मार्च में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से फागुन माह में बनाया जाता है। 7 दिवसीय त्यौहार है। ठीक है, यह भील जनजाति के सांस्कृतिक का प्रतीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। तो फाग में हम क्या खेलते हैं? तो फाग यानी होली, तो होली खेलते हैं सर फागुन माह में। तो कब मनाया जाता है? तो होली त्यौहार भगोरिया पर्व से संबंधित है। ये अपन ने 3 बार से लगातार रिवीजन करते आ रहे हैं, आप सभी को पता होगा। एक बार पूछा था भगोरिया पर्व किस जनजाति से, दूसरा बार पूछा किस माह में बनाया जाता है, उसमें मार्च आया था। आज वापस आ गया कि किस त्यौहार से संबंधित है, यानी घुमा फिरा के सेम बात पूछी जा रही है। ठीक है, तो हमें तैयार रहना है इनकी रिपीटेशन मोड के ऊपर। ठीक है, घबराना नहीं है और अच्छे से पढ़ते रहना है, लगातार रिवीजन करते रहना है। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, एक बार वार करेंगे और दम से करेंगे, और दम से वार करोगे तो ही फायदा है। नहीं तो आप सोचो कि भाई मैं आज पढ़ देता हूँ, कल नहीं पढ़ूंगा, आज सर की क्लास देख ली, सर की क्लास यूट्यूब पर डली हुई है, मैं कल वापस देख लूँगा, तो ये सोचना छोड़ दो। मैं यही कहूँगा, पढ़ रहे हो तो दम से पढ़ो, अन्यथा पढ़ाई को बंद करके रख दो और घर जाके खेती करो, नहीं तो मजदूरी कर लो। मेरा यही मानना है। जब हमने दम लगाई है तो सर अब मैं तो दम ही लगाऊंगा आज से। अब आप, मैं रियल बता रहा हूँ, कम से कम आपको 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई है बेटा। ध्यान रखना, बाज़ार में कंपटीशन बहुत हाई है। कम से कम इस सीरीज को 500-700 लोग डेली देखते हैं, तो 500-700 तो आपके साथ खड़े ही हुए। फिर उसके बाद कहीं और से तैयारी करने वाले, पुराने तैयारी करने वाले, कोई सिलेक्टेड है उन्हें अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए। तो कंपटीशन बहुत हाई है। आपके डिसिप्लिन से ही आप सबको हरा सकते हो। डिसिप्लिन के साथ रेगुलर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जो मुझे पढ़ना होता है मैं प्रॉपर पढ़ती हूँ, 15-16 घंटे सर मैं पढ़ लेती हूँ। डिसिप्लिन के साथ 4 से 5 घंटे तक लगातार कुर्सी पे बैठे रह सकती हूँ। तो ये सभी क्या हैं, आपके तरीके होने चाहिए सिलेक्शन लेने के, क्योंकि अब ज़्यादा दिन नहीं बचे, 5 ये, 15 वो और 30 ये, यानी 50 दिन। 50 दिन भैया 15-16 घंटे पढ़ लेगा तो तेरा कुछ बिगड़ जाएगा क्या? मैं बता रहा हूँ आपको, आप उठो 7 बजे डेली और पढ़ने बैठो 8 बजे। 8 से 12 सबसे पहला एक शेड्यूल लगाओ, फिर 12 से एक टाइम पास करो, फिर 1 से सर मैं 5 बजे वापस पढ़ता हूँ, फिर मैं वापस सर टाइम पास करने बैठता हूँ, फिर मैं बैठता हूँ 6 बजे से लेके 8 बजे तक। ठीक है, फिर 8 से 9 सर मैं टाइम पास करता हूँ, फिर 9 से लेके मैं लगातार 1 बजे तक पढ़ता हूँ। कितने घंटे हो गए? 4 दूनी 8 और 2 10 और 2 और 4 14 घंटे का टाइम टेबल मैंने आपके लिए यूं ही बना दिया। और भैया इतना ही टाइम पास करना है, सुबह 7 बजे तो कम से कम उठ जाओ पढ़ने के टाइम। कभी इधर नहीं पढ़ा रहा हो तो इधर भैया 3 बजे तक खींच दो, और इधर आप 8 बजे तक सो लो, और इधर 9 से 1 तक कर लो। तो शेड्यूल बना लो भाई, 50 दिन का ऐसा शेड्यूल बनाओ टाइट, कि अब मैं पढ़ के ही सिलेक्शन लेके बताऊँगा सर आपको। क्योंकि हम मजदूर हैं, किसान हैं, जिनके पास सुविधाएं हैं वो महंगी महंगी किताबें खरीद के पढ़ लेंगे, पर हमारे पास ना महंगी किताबें हैं ना कुछ है। सर हमारा एक ही सहारा है, ये सभी सीरीज आप जो पढ़ा रहे हैं, तो भाई इनका फ़ायदा उठा लो ना यार। फ़ायदा उठाने से क्या चला जाएगा आपका? मैं तो बोलूँगा देखो, बार बार देखो, रिवाइज़ करो, रिकॉल करो, अपने दिमाग को ऐसा तंदुरुस्त कर लो कि जब सर मेंस आएगा भगोरिया पर्व के बारे में आपने इतना बता दिया कि 2 नंबर का प्रश्न तो मैं आसानी से सॉल्व कर दूंगा। तो क्यों ना भाई से फॉलो कर रहे हो यार। मैं अभी भी आपको बार बार बोलूँगा कि मोटिवेट रहिए, डिसिप्लिन में रहिए, रेगुलर पढ़िए और टाइम धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। आपको 15-16 घंटे पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखो अगले प्रश्न पे आ जाओ। होशंगाबाद हुकार किसकी कृति है? तो देखिए होशंगाबाद नाम आ रहा था इसलिए यहाँ पूछा गया था, तो यह प्रयाग दत्त शुक्ल की एक कृति है, याद रखना। अगले प्रश्न पे आते हैं। काकनाद का आधुनिक नाम क्या है? तो आप सभी को पता है काकनाद, या जिसे काकड़बाद भी कहा जाता है,
बोटसिरी भी कहा जाता है। तो जो काकनाथ का आधुनिक नाम है वह है सांची। क्या है भैया? सांची। सांची कहाँ पर स्थित है सर? रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित एक स्थल है, ये भी आप सभी को पता है। रायसेन में, रायसेन मध्य प्रदेश की पहली सोलार सिटी है, ये सभी आपको पता होगा। मध्य प्रदेश की क्या, भारत की पहली सोलार सिटी कौन सी है? तो सांची है। ठीक है। इसका नाम काकड़बाद आता है, काकन मठ आता है, फिर उसके बाद इसका नाम बोटसिरी भी आ जाता है कहीं कहीं पे। तो इन सभी को आपको याद रखना है। सांची बोटसिरी पर्वत पर स्थित है। इसका जो निर्माण था वह किसके द्वारा कराया गया था? तो यह राजा अशोक के द्वारा कराया गया था। फिर इसकी जो रेलिंग है उनका निर्माण किसने कराया? तो उनका नाम पुष्पमित्र सिंह सुंग थे, जो सुंग वंश से संबंधित थे, उनके द्वारा इसकी जो रेलिंग थी वह बनवाई गई थी। ठीक है। अब खजुराहो कहाँ पर है? तो खजुराहो छतरपुर में स्थित है और यहाँ पर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए मंदिर हैं। पंचायतन सेलिम बने हुए हैं और 1986 में सर उन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया था। अमरकंटक सर अनूपपुर में है और यहाँ से नर्मदा नदी, सोन नदी, जोहिला नदी का उद्गम होता है। फिर यहाँ पर देखिए अमरकंटक में एक श्री यंत्र मंदिर है, जो कि त्रिपुरी में जो राजवंश था उसके द्वारा इसका निर्माण कराया था, श्री यंत्र मंदिर का। फिर मांडू आप सभी को पता है धार में स्थित है और जवाहरलाल नेहरू ने मांडू के किलों की तुलना मिस्र के खंडरों से की थी। यह भी याद रख लेना, मांडू के किलों की तुलना जवाहरलाल नेहरू ने मिस्र के खंडरों से की है। तो इन सभी बात को याद रखना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रानी दुर्गावती के पिता का नाम क्या था? रानी दुर्गावती आप सभी को पता है कि सर हाँ सुना है, अकबर के दौरान, अकबर जब शासन कर रहा था भारत पर, उस दौरान जो मध्य प्रदेश का गोंडवाना वाला क्षेत्र था वहाँ किसका शासन चलता था? तो वहाँ पर चलता था भैया रानी अवंतीबाई का। एक मिनट रुक जाओ, किसका चलता था? तो उस टाइम वहाँ पर शासन चलता था रानी अवंतीबाई का। किसका? रानी अवंतीबाई का शासन चलता था। ओ सॉरी, रानी दुर्गावती का शासन चलता था। रानी दुर्गावती का विवाह किससे होता है? तो गोंड शासक दलपत शाह के साथ उनका विवाह होता है। परंतु दलपत शाह की मृत्यु होने के बाद पहले गोंडवाना की राजधानी कहाँ थी? सिंगोरगढ़ हुआ करती थी। कहाँ पर हुआ करती थी? उनकी राजधानी जो हुआ करती थी वह होती थी सिंगोरगढ़। तो सिंगोरगढ़ से हटाकर ये अपनी राजधानी कहाँ पर लाती है? चोरागढ़ के किले में लेके आती है और यहीं से अपना शासन चलाती हैं। और 1562 में इन पर अकबर का एक सेनापति होता है आसफ खां द्वारा इन पर आक्रमण किया जाता है। फिर 1564 में आसफ खां और जो हमारी रानी दुर्गावती होती है उनके बीच में नरई नाले का युद्ध होता है। कौन सा? नरई नाले का युद्ध होता है। ये आपको याद रखना है। कब होता है? 24 जून 1564 को, जिसमें क्या हो जाती है? रानी दुर्गावती की मृत्यु हो जाती है, यानी वह खुद अपने आप को तलवार लगा लेती हैं, जिसके कारण उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो इनके जो पिता थे उनका नाम था सालीवाहन। ठीक है। ये मेनली चंदेल वंश से संबंधित थी। किस वंश से थी? चंदेल वंश से संबंधित थी। परंतु इनका विवाह किससे होता है? गोंड वंश के राजा दलपत शाह के साथ इनका विवाह होता है। तो पिता का इनका नाम जरूर याद रखना, सालीवाहन रानी दुर्गावती के पिता का नाम था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस वर्ष में झंडा सत्याग्रह हुआ था? तो आप सभी को पता है कि जबलपुर में नगर पालिका के ऊपर झंडा फहराने के चक्कर में वहाँ के एक उस टाइम जनरल हुआ करते थे, ओटिस नाम था उनका। क्या था? ओटिस नाम था। तो वह ओटिस क्या करता है कि जो हमारा झंडा होता है नगर पालिका से, उसे उतार कर अपने पैरों के तले कुचल देता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? वहाँ पर हिंसा हो जाती है। यानी हिंसा तो नहीं बोलूँगा, वहाँ पर सत्याग्रह चालू हो जाता है। उसी को क्या बोला जाता है? झंडा सत्याग्रह कहा जाता है। और यह कहाँ होता है? 1923 में होता है, जबलपुर में। इसके जो प्रमुख नेतृत्व करता थे तो माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, सुभद्रा कुमारी चौहान भी थी, सुंदर लाल जी भी थे, नरहरि पटेल जी भी थे। तो ये सभी ने क्या किया था? झंडा सत्याग्रह का मुख्य रूप से नेतृत्व किया था। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। राई परंपरा क्या है? तो आप सभी को पता है राई क्या है? तो सर राई क्या है? लोक नृत्य है। हमारे यहाँ का मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य है राई। ठीक है। कहाँ की है? तो सर बुंदेलखंड में बहुत प्रचलित है। और तो बुंदेलखंड का ही राई क्या है? लोक नृत्य है। तो याद रखना, राई बहुत बार पूछा, एमपीपीएससी ने एक बार पूछा था राई निम्न में से क्या है? लोक नृत्य, लोकनाट्य। यहाँ पर पूछ लिया राई परंपरा क्या है? तो यहाँ लोक नृत्य है। ठीक है। बेड़नी जाति की जो महिलाएं होती हैं वह मुख्य रूप से राई का नृत्य करती हैं। ठीक है। तो ये सभी बेड़नी एक जनजाति है। तो
ये पॉइंट भी आप याद रख लेना। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न में से कौन सी नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो सर जानवरों का नाम आता है हिरण, हथिनी तो सर है, और गोई आपने बताई थी लोअर गोई परियोजना बड़वानी में, तो यहाँ भी क्या है इसकी सहायक है। तो देनवा नदी क्या है, इसकी सहायक नहीं है। तो सर देनवा नदी क्या है, तो मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया था कि नर्मदा नदी की एक सहायक नदी है तवा, ठीक है, जो दक्षिण दिशा के से आती है और नर्मदा नदी में मिलती है। देनवा की एक सहायक नदी तवा की एक सहायक नदी बताई थी मैंने देनवा, जो कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से बहती थी। और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की जीवन रेखा किसे कहा जाता है? देनवा नदी को कहा जाता है। और मैंने यह बात भी बोली थी, कभी भी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आप घूमने जाओ नर्मदापुरम जिले वाला, तो देनवा नदी घाटी का बोलना उनसे कि मुझे हमें देनवा नदी घाटी घुमा के लेके आओ, क्योंकि जो अधिकतर बाघ है वो हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं? देनवा नदी घाटी में ही देखने को मिलते हैं। तो देनवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो सर यहाँ है तवा नदी की सहायक। कहाँ से निकलती है? तो पचमढ़ी के समीप से, धूपगढ़ शिखर है वहीं के समीप से निकलती है। जब आप पचमढ़ी में ऊपर चढ़ते हो तो जब बीच में एक रास्ता आता है, नदी क्रॉस होती है, तो वहाँ नदी के यहाँ पर आप देखोगे तो आपको देनवा नामक बोर्ड देखने को मिलेगा। और बहुत चौड़ी नदी है, नर्मदा नदी से थोड़ी कम चौड़ी है पर अच्छी है, अच्छी रेती रेत है इस नदी के में भी। जब भी आप पचमढ़ी जाओ तो इस नदी के समीप रुकना और उसमें भैया स्नान वगैरह करके आप पचमढ़ी की ओर अग्रसर होना। तो देनवा नदी किसकी सहायक नदी है? तो मेनली सतपुड़ा की है। अब हिरण सर आपने बताई थी जबलपुर के समीप से कहीं से निकलती है। फिर गोई नदी सर आपने बताई थी कि बड़वानी से निकलती है। या किधर से? ऊपर की ओर से मिलती है हथनी, मतलब दाईं ओर से, और बाईं ओर से जो मिलती है उसका नाम है गोई। फिर हथनी के बाद यहाँ पर एक और यहाँ पर जबलपुर के पास हिरण नदी आएगी, और इधर झाबुआ अलीराजपुर के निकट हमें हथनी नदी देखने को मिलेगी, और गोई नदी बड़वानी से देखने को मिलेगी। इधर हमें तवा नदी देखने को मिल जाएगी। तो इन सभी नदी को भी आपको याद रखना है, क्योंकि एक बार पूछा था निम्न में से कौन सी नदी दाईं तट से नहीं मिलती है। अब अगले प्रश्न पे आते हैं, मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक तापमान कहाँ पर होता है? तो सर मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में हमें सर्वाधिक तापमान देखने को मिलता है गर्मियों के दिनों में। अब उत्तर का इसमें क्या ऑप्शन है? तो सर बड़वानी तो दक्षिण में, इंदौर सर मध्य में आ जाता है, शहडोल पूर्व में है, तो ग्वालियर ही हमारे उत्तरी क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्वालियर में सबसे अधिक तापमान पाया जाता है। ठीक है, अब मध्य भारत का पठार आप सभी को पता है। ऐसे स्थान पूछ लेगा तो आपको गंजवासोदा लगा के आना है। ठीक है, कभी गंजवासोदा पुराना आंकड़ा है, नया आंकड़ा पूछेगा तो आपको क्या लगा के आना है? नौगांव छतरपुर लगा के आना है। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं, सियारी क्या है? तो सियारी एक प्रकार की फसल है। कौन सी फसल है सर? तो सियारी मुख्य रूप से खरीफ की फसलों को कहा जाता है। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसलों को क्या कहा जाता है? सियारी नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, किस ऐतिहासिक स्मारक को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है सर, आपने बताया था विदिशा के गरुड़ स्तंभ को खाम बाबा के नाम से जाना जाता है। कहीं कहीं सर जो खम्बा बाबा भी देखने को हमें मिलता है। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं। तो एक भागभद्र थे, क्या नाम था? भागभद्र, जो कि कौन से? शुंग वंश के राजा थे। इनके दरबार में एक विदेशी यात्री आता है, हेलियोडोरस। कौन आता है? हेलियोडोरस आता है। और यह हेलियोडोरस यहाँ पर आकर खाम बाबा की स्थापना करता है। किसकी? खाम बाबा की स्थापना करता है। यह जो खंबा है वह भागवत धर्म से संबंधित है। कौन से? भागवत धर्म से संबंधित है, यानी भगवान कृष्ण की भक्ति से यह संबंधित है। और इसके द्वारा इसकी स्थापना हेलियोडोरस ने विदिशा में गरुड़ स्तंभ की स्थापना की थी। इसकी जो खोज होती है लगभग 1985 के समथिंग की जाती है। तो याद रखना इसकी खोज लगभग 1985 में की जाती है। परंतु यहाँ से प्रश्न इतना ही आता है कि जो खाम बाबा है वह किस धर्म से संबंधित है, किस राजा के दरबार में हेलियोडोरस आया था जिसने खाम बाबा की स्थापना की थी, खाम बाबा किस से संबंधित है, किस धर्म से संबंधित है, ये सभी पूछे आते हैं। सांची का तोरण यानी गेट की बात कर रहा है तो रायसेन में, भरूच का तोरण यानी भरूच के गेट की बात कर रहा है तो सतना में है, भीमबेटका आप सभी को पता है रायसेन जिले में है। और यहाँ 1957-58 में विष्णुधर बाकड़कर के द्वारा खोजी गई थी। यह पाषाणकालीन सभ्यता है। 2003 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया था। ये बात भी मैंने आपको बहुत बार बताई है। साथ ही जो रातापानी अभ्यारण्य है वह रातापानी अभ्यारण्य के अंदर स्थित है भीमबेटका। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने कहा है कि रातापानी अभ्यारण्य का नाम बदलकर हम क्या करेंगे? विष्णुधर बाकड़कर रखने वाले हैं।
ठीक है, विष्णुधर बांकड़कर रातापानी टाइगर अभ्यारण्य उसका नाम रखाया जाएगा आने वाले समय में। अगले प्रश्न पे आते हैं, बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सर धूपगढ़ की हम बात करेंगे तो धूपगढ़ आपने बता रखा है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी 1350 मीटर और यह सतपुड़ा पर्वत के पर स्थित है। सतपुड़ा पर्वत सर दक्षिण में, बुंदेलखंड में तो नहीं है। जाना पाओ आपने बताई थी सर कि मालवा के पठार की दूसरी ऊंची चोटी 854 मीटर उसकी ऊंचाई है, तो ये मालवा के पठार में, तो बुंदेलखंड में तो आती नहीं है। मेकाल आप सभी को पता है मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, तो पूर्वी क्षेत्र में बुंदेलखंड तो है नहीं, तो आप ऐसे ही लगा देते कि सर सिद्ध बाबाई क्या होगी, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी होगी। यह ललितपुर के निकट पड़ती है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो मध्य प्रदेश में स्थित है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सद्भावना शिखर, जिसे आप गुडविल के नाम से जानते हैं, और उसकी ऊंचाई कितनी है? 752 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कठोरता के दृष्टि से हीरे के बाद दूसरा आधात्मिक खनिज कौन सा है? तो देखो भैया, हीरे के बाद दूसरा आधात्मिक खनिज कौन सा है? कोर्डमम। और कोर्डमम हमें कहाँ पर मिलता है? तो सिंगरौली जो जगह है, सिंगरौली जो ज़िला है, सिंगरौली का एक स्थान है पीपर परकोटा। क्या है? पीपर परकोटा, वहाँ पर एक स्थान है। तो पीपर परकोटा में हमें क्या मिलता है? कोर्डमम मुख्य रूप से देखने को मिलता है। गेरू हमें सतना वगैरह में देखने को मिलता है, सतना जबलपुर के निकट। ठीक है, तो इन सभी को याद रख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले मैग्नीज अयस्क में मैग्नीज की मात्रा कितनी है? तो भैया इसका आंसर क्या हुआ? MPPSC ने भी नहीं दिया है, तो आप सर्च करना और मुझे बताना कि मैग्नीज की मात्रा कितनी पाई जाती है मैग्नीज अयस्क में जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। नेपा के कागज कारखाने को शक्ति प्रदान करने के लिए एक तापीय शक्ति केंद्र स्थापित किया गया है। तो नेपा यानी नेपा नगर की बात कर रहा है। तो नेपा नगर कहाँ पर है? बुरहानपुर में है। तो सर बुरहानपुर में एक कागज फैक्ट्री है, उस कागज फैक्ट्री का नाम है नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल। क्या है? नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल। इसकी स्थापना आप सभी को पता है 1948-49 में की गई थी। यहाँ मध्य प्रदेश का पहला न्यूज़पेपर प्रिंट मिल था। अभी हाल ही में से अपडेट करके वापस से शुरू किया गया है, पहले यहाँ बंद हो गया था। अब देखो भैया, नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल है कहाँ पर? 1948। किस स्थान पर है? तो बुरहानपुर के नेपा नगर में स्थित है। फिर मैंने आपको बताई थी कि इसी प्लांट को ऊर्जा देने के लिए यहाँ पर 1953 में चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया जाता है। कौन सा? चांदनी ताप विद्युत केंद्र बनाया जाता है बुरहानपुर के नेपा नगर में। यहाँ मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था, 1953 में बना था। प्रारंभिक क्षमता इसकी 17 मेगावाट थी। वर्तमान में हम इसकी क्षमता की बात करते हैं तो 177 मेगावाट हमें इसकी क्षमता मिलती है। चांदनी ताप विद्युत केंद्र में जो कोयला आता था वह कहाँ से आता था? तवा जो कोयला क्षेत्र है वहाँ से आता था। और पानी किससे मिलता था? इसे ताप्ती नदी से पानी प्रदान किया जाता था। ठीक है, तो कौन सा केंद्र स्थापित किया गया था? चांदनी ताप विद्युत केंद्र स्थापित किया गया था। सतपुड़ा सर बैतूल में है, तो सतपुड़ा तो हो ही नहीं सकता। बेधान कोई मतलब नहीं है। चांदनी हमने नाम सुन रखा था सर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चांदनी। न्यूज़पेपर प्रिंट मिल के बारे में मैंने आपको बता दिया। MPPSC का सबसे प्रिय है नेशनल न्यूज़पेपर प्रिंट मिल। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो कितनी बार बताया कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर। और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बालाघाट है। और मध्य प्रदेश में पूर्व से लेकर पश्चिम में आते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है, दक्षिण से उत्तर जाते हैं तो वर्षा की मात्रा कम होती है। सबसे कम वर्षा कहाँ होती है सर? तो भिंड में होती है, लगभग 55 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला पठार तो मध्य भारत का पठार है सर। सबसे अधिक वर्षा वाला पठार कौन सा है? तो बघेलखंड का पठार है, क्योंकि वहाँ पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को भी आप याद रख लेना। अब देखो लाइव बैच भैया चल रहा है। यूनिट 7, यूनिट 9, यूनिट 6, यूनिट 2, कल से यूनिट 1 भी स्टार्ट हो जाएगी, तो वह सभी क्लासेस आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध है। 1499 में लाइव प्लस रिकॉर्डेड यह कोर्स आपको मिलेगा। आपको इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो DC सर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, और जब इस कोर्स पे जाओगे तो आपको कोड क्या लगाना है? DC सर नामक एक कोड लगाना और उसे अप्लाई कर देना, तो आपको यह कोर्स कितने में मिल जाएगा? 1499 में मात्र मिल जाएगा। PDF आपको प्रदान की जा रही है, सब कुछ प्रदान किया जा रहा है, अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। 50 दिन है, बहुत अच्छे से कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे। तो इस कोर्स को खरीद लो जिसने अभी पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है पढ़ने के लिए। ठीक है भैया, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अब हमारे करंट अफेयर की बात आ जाती है। जैसा आप सभी को पता है 3 प्रश्न करंट अफेयर के डेली पूछे जाते हैं। पहला है
हाल ही में जोधैया बाई का निधन हो गया, इनका संबंध किस जनजाति से था? तो अभी हाल ही में जोधैया बाई आप सभी को पता है चित्रकार थी। इन्हें 2023 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया। ये किस जनजाति से थी? तो बेगा जनजाति से इनका संबंध था। ठीक है, पेपर में पूछा जाएगा इस बार वापस, पहले भी एमपीपीएससी ने पूछा है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में, इसको ऐसा कर लेना, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुल कितनी महिलाएं जीती थी? तो भैया आप सभी को पता है 27 महिलाएं जीत के आई थी 2023 के विधानसभा चुनाव में। महिला जो 16वें विधानसभा चुनाव हुए थे मध्य प्रदेश में, उसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या है? तो सर, जो हमारे यहाँ ठेला लगाते हैं या जो आइट साइड रोड के आइट साइड बिजनेस चलाते हैं, तो उनको आर्थिक सहायता देने के लिए भारत सरकार 10,000 रुपये का क्या देती थी? लोन देती थी। उसको आप आसानी से चुकाना, परंतु अपना बिजनेस क्या कर लो, सेटल कर लो। उसके लिए भारत सरकार द्वारा एक वित्तीय सहायता योजना शुरू की गई थी। कोरोना काल के बाद यह योजना शुरू की गई थी। तो इसमें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर हमने करंट अफेयर भी कवर कर लिए। आज का सीज़न मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर देना है क्वेश्चन ऑफ द डे का कि मध्य प्रदेश का पहला कागज उद्योग कहाँ खोला गया था। दूसरा है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष का नाम क्या है। कल मैं टारगेट रखा हूँ 30 कमेंट का, देखता हूँ कितने लोग कमेंट करते हैं। जो लोग सीरियस होकर इसे लास्ट तक देखते होंगे वो ज़रूर कमेंट करेंगे, जो नहीं देखता होगा वो नहीं करेगा। ठीक है, चलो तो कल वापस हम हमारे 36वें लेक्चर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें लगातार।